सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। आज की जो क्लासेस हैं एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर, उसमें आप लोग न्यूलिथिक फेज के बारे में पढ़ेंगे। और न्यूलिथिक फेज जो हिस्ट्री में है वो एक क्रांतिकारी फेज रहा है, क्योंकि मनुष्य ने कृषि की शुरुआत न्यूलिथिक फेज से की थी। साथ ही साथ पहिए की भी शुरुआत जो है न्यूलिथिक काल से ही हुई है। इस पहिए के आविष्कार ने जो आदि मानव था उसे आधुनिक मानव बनाया है। यहाँ से मनुष्य के जीवन में कई क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, जो कि मनुष्य के प्रोग्रेसिव होने का प्रमाण कहीं न कहीं न्यूलिथिक काल देता है। क्योंकि पहिए की वही आविष्कार है जिस आविष्कार के बदौलत मानव आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। तो कहने का मतलब यह है कि पहिया की जो खोज है वो न्यूलिथिक फेज में ही हुई थी, और यही न्यूलिथिक फेज के बाद एक बेस देने का कार्य हड़प्पन सिविलाइजेशन को करेगा। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जस्ट कमिंग, इसके बाद का जो टॉपिक है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जो इंडिया की पहली नगरीकृत सभ्यता है और एक पूरी तरीके से वेल सिविलाइज्ड वेल प्लान सिटी है। तो उस शहर को कहीं न कहीं अगर एक बेस मिला तो वो न्यूलिथिक फेज की वजह से, क्योंकि वहां भी जाएंगे तो आप पहिए के खोज, क्योंकि पहिया वहां भी है, और इस पहिए के वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग ग्रामीण क्षेत्र से एक शहरी क्षेत्र को और अपना एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करेगा। और वही नेटवर्क एस्टेब्लिश करेगा तो इस नेटवर्क के बाद क्या होगा कि पूरा व्यापार वाणिज्य को एस्टेब्लिश करते हुए व्यापार वाणिज्य ट्रेड एंड कॉमर्स की स्थापना होगी। इससे इनका जो सरप्लस लेवल है, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है, वो ओपन सिविलाइजेशन का बढ़ता चला जाएगा। और आखिरकार आते आते एक वक्त ऐसा होगा तो हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने समकालीन सभ्यताओं से सबसे रिचेस्ट सभ्यता होंगी, और जिसके पास जितना पैसा होता है फिर वो उस हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करता है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को डेवलप करने का कार्य करेगा। अपने सिटी को स्मार्ट सिटी घोषित कर देगा। यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है हिंदुस्तान की, उसकी जितनी भी सभ्यताएं के मेन मेन शहर है वो सब कहीं न कहीं स्मार्ट सिटी है। हड़प्पा सभ्यता में से किंग गॉन्टिंग के हिसाब से तो नहीं कितना स्मार्ट सिटी बनाया, बट हड़प्पन सिविलाइजेशन इस मैंने पूरा इंडियन हिस्ट्री का एक पहला सेगमेंट है जिसने पहला स्मार्ट सिटी बनाया है। और वो जो भी थे बहुत एडवांस सिटी थे, क्योंकि उसकी जो प्लानिंग थी बहुत अच्छे से की गई थी। कहने का मतलब है कि न्यूलिथिक फेज जो आप पढ़ रहे थे बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। और जब आप इस तरह के टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो सबसे पहला तो एक चीज वो पढ़ते हैं कि आखिर न्यूलिथिक जो है इसने दिया क्या क्या है। एक तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, और दूसरा वो कि इससे रिलेटेड जो साइट्स हैं, बहुत सारे पुरास्थल हैं जो कि न्यूलिथिक काल से संबंधित हैं, और वो पुरास्थल से क्या मिला है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इस दो एंगल पे हम लोग न्यूलिथिक फेज को पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद जो है आपका इस तरह से प्री हिस्ट्री का जो फेज है वो खत्म हो जाएगा। और प्री हिस्ट्री इसलिए आप पढ़ रहे हैं इस बार कि आपके एक हिस्ट्री को चेन बना के आपको अच्छे से पढ़ना है। आगे कमिंग टाइम आपका अगर ऑप्शनल रहता है तो आपको विशेष मेहनत नहीं करना पड़ेगा। यही पढ़ाई के साथ ये समझ के चलिएगा कि आपका ऑप्शनल का भी तैयारी हो रहा है। आप चाहे एक्स्ट्रा पढ़िए या ना पढ़िए, थोड़ा डीपली लगेगा, बट हाँ ऑप्शनल में अब जो आगे जो पढ़ना होगा, जो पढ़ेगा बच्चा लोग, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। इस तैयारी के बदौलत ही आपका समझिए ऑप्शनल तैयार होगा। बस थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस तो देखिए करना पड़ता है, और किसी को करना पड़ता है। आप कितनों भी पढ़ लीजिएगा और प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं आएगा। तो परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे। इसके लिए आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और वो टॉपिक वाइज आप कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर आपको कोई समस्या नहीं रहेगी, हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट में नहीं रहेगा सबसे, ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि समय एक होता है, टाइम टेकिंग लग रहा है ना, आप एक एक चीज को पढ़ रहे हैं, जब सब चीज पढ़ ही रहे हैं तो फिर आपके लिए समस्या क्यों है। जब भी क्वेश्चन आएगा और इतना सारा लेक्चर सुन लीजिएगा कि कॉन्सेप्ट बन जाएगा, एक लिंक भी हो जाएगा माइंड में, तो क्वेश्चन आएगा तो आपको खुद से खुद लगेगा कि इसके रियल आंसर कौन सा चॉइस होगा।
जब आप विषय को समझ ही लिए हैं, ब्लड में सर्कुलेट कर लिया है, तो फिर उसके बाद क्वेश्चन बनाने वाले के लिए वो काज तो आप ज्यादा पढ़ लिया। और कभी कभी होता है कुछ सवाल ऐसे होते हैं फैक्चुअल आ गए, तो हमारी प्रैक्टिस है, माइंड में नहीं है, तो वो एरर जाएगा, बट ऑलमोस्ट केस में एरर तो नहीं होगा। तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। न्यूलिथिक को आज हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, न्यूलिथिक। न्यूलिथिक, आज हम लोग इसी को पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हिंदी में नवपाषाण काल कहते हैं। ये जो न्यूलिथिक है, जब हम पढ़ेंगे तो इसको दो फॉर्मेट में पढ़ना। इस काल ने अपनी क्या पहचान बनाई, क्या आइडेंटिफिकेशन बनाई, पहचान इनकी क्या फीचर्स हैं। जो हर सभ्यता ने कुछ न कुछ, हर फेज ने इतिहास में कुछ न कुछ अपनी पहचान छोड़ी है। पहचान विशेषता एक पार्ट में आपको पढ़ना है, और दूसरा पार्ट में जो है भारतीय उपमहाद्वीप से संबंधित जो पुरास्थल है, महत्वपूर्ण पुरास्थल, महत्वपूर्ण जो साइट्स है, इनसे जुड़े हुए नवपाषाण से वो पढ़। तो नवपाषाण काल से जो जुड़े हुए बहुत सारे साइट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस साइट्स को जो है कम से कम सारा नाम तो जरूर लिखवा देंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत बार आता रहा है। तो सबके बारे में मान लीजिए आप पढ़े ना पढ़े, बट नाम पता होना चाहिए। ये जो जगह है पुरास्थल जो है, ये नवपाषाण से जुड़ा हुआ है। जैसे कि मेहरगढ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट। गेहूं के जो प्रमाण मिले हैं सबसे पहले इसी जगह से मिले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पुरास्थल, खजूर की खेती, बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो आपको बताएंगे अभी हम। उसके बाद बुर्ज होम, ये इसी जगह से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण पुरास्थल है। एक गुफा करल, यही से लिंक है। ओल्ड हीवा, ये सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। चौपानी माडो, चौपानी माडो, इसका दौर में लिख देता हूँ। महगढ़ा, ये सारे प्लेस न्यूलिथिक से जुड़े हुए हैं। चीरंड, सेनवा, ये सारे। इसके बाद जो है और भी हैं, कई हैं। एक ब्रह्मगिरी आपको मिलेगा, ब्रह्मगिरी कर्नाटक का जो है। नागार्जुन कोंडा मिलेगा। तो इसको हम आगे पेज पे लेते हैं, और प्लेसेस को आपको ये सारे प्लेसेस मालूम होने चाहिए, और प्लेसेस को हम यहाँ कवर कर लेते हैं। देवजली हेडिंग, एक ये प्लेसेस है। एक सरुतरु, एक मरकडोला, ठीक है? नागार्जुन कोंडा,
ऐसे प्लेस है उतनूर, संगनकल्लू, पिक्कीहल, पिक्कीहल, पय्यमपल्ली, पय्यमपल्ली। हैं आईएएस के एग्जामिनेशन में अभी भी यहाँ से उठता रहता है, बराबर आता रहता है क्वेश्चन। बहुत है पंचमढ़ी, कम से कम 100 साइट है लगभग। होशंगाबाद, ऐसे करके बहुत सारे साइट्स हैं। फिर भी इसमें जो जितने मेन है, मेजर हैं, मैं आपको और लिख दी। और उसके बाद जो है पहले एक एक करके समझ लीजिए सभ्यता के बारे में, नवपाषाण काल को। सबसे पहले तो इसका डेट लाइन आप सबको क्लियर है। ये जो नवपाषाण है इनका फेज है 5500 BC से लेकर 3000 BC, ये इनका फेज हो गया। ये फेज है जो आपको मालूम है। अब देखिएगा तो इस सभ्यता के अध्ययन के लिए जो प्रूफ आपको चाहिए, स्वाभाविक है कि इसमें लिखी हुई चीजें तो है नहीं कुछ। जो कुछ भी होगा पूरा तात्विक साक्ष्य ही होंगे। तो कहने का मतलब है यहाँ का जो अध्ययन करते हैं तो मनुष्य ने स्टोन यूज किया है, स्टोन यूज किया, या मनुष्य जो है टूल्स यूज किया, या मनुष्य ने जो है बोन यूज किया है, या मनुष्य ने एंटीलर को इस्तेमाल किया है, या मनुष्य ने जो है वुड इस्तेमाल किया है, या मनुष्य ने पोएट्री का इस्तेमाल किया है, या मनुष्य ने जो है एनिमल्स के फोसिल्स का इस्तेमाल किया है, या मनुष्य ने ह्यूमन फेसिस का इस्तेमाल किया है, या मनुष्य ने पोएट्री का इस्तेमाल किया है। ऐसे कई चीजें हैं जो कि यहाँ साक्ष्य के कार्य करते हैं। यानी जब अध्ययन करते हैं, स्टडी के लिए हम लोग साक्ष्य क्या इस्तेमाल करते हैं। अध्ययन हेतु साक्ष्य, यानी कि एविडेंस क्या करेंगे, मानव जीवाश्म का इस्तेमाल, ह्यूमन फोसिस का इस्तेमाल। उसके बाद मनुष्य ने चित्र बनाया, चित्रकारी है कि नहीं है, मानव द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार, मानव ने जो हथियार इस्तेमाल किया है, मानव द्वारा बसाए गए बस्ती,
मानव द्वारा बसाए गए बस्ती, ये क्या, ये प्रूफ है कि नहीं है? इसके जो समाधान पैटर्न है, मनुष्य ने जो सबको दफनाने की पद्धति निकाली है, समाधान पैटर्न, सबको दफनाने की जो कला है इनके पास, वो कहीं न कहीं इसमें आपको काम कर रहे हैं। मनुष्य द्वारा खेती का शुरुआत, खेती की शुरुआत, मनुष्य जो खेती ने आरंभ किया है वो भी तो इसके लिए प्रूफ का कार्य करता है। तो कहीं न कहीं जो है इसके लिए आपको जो किस आधार पे आप इसको स्टडी करेंगे तो यही सब है, इसी आधार पे आप इस्तेमाल करेंगे। मनुष्य के द्वारा जो शिकार किए गए ये भी एक साक्ष्य का काम करता है। मानव द्वारा किया गया शिकार, अब ये पता लगे कि ये जानवर का मनुष्य शिकार किया है और इसी जानवर का मनुष्य ने क्या किया है, पालतू बनाया है, क्योंकि शिकार करने वाले जानवर के जो मारने की क्षमता, उसको मारा जिस तरह से है उसी से पता लग जाता है। जब शिकारी करता है तो उससे मोह माया नहीं रहता है, तो उसके साथ बड़ा बर्बरता के साथ क्रूर व्यवहार हुआ है उस पशु के साथ, और जिसको मनुष्य ने पाला है उसके साथ क्रूर व्यवहार नहीं हुआ, बड़ा लिबरल व्यवहार किया गया है। ये प्रूफ हो गया आपको सभ्यता को, जो आप पढ़ते हैं तो ये प्रूफ हो गया कि सभ्यता को इस आधार पर हम देखेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे मनुष्य ने जो है मिट्टी के सामान अब यूज करने लगे हैं। अभी तक मनुष्य क्या करता था, औजार उपकरण के तौर पे या तो स्टोन का या तो बोन का या तो एंटीलर का, ठीक है, या फोसिल वुड का इस्तेमाल करते थे। मिट्टी के सामान इस्तेमाल नहीं करते थे हथियार बनाने में। अब देखिए, अब यहाँ से क्या हुआ कि न्यूलिथिक काल में मनुष्य ने औजार उपकरण किस चीज के बनाए हैं। अब हेडलाइन ये देख के, न्यूलिथिक दौर में मानव ने औजार, इंस्ट्रूमेंट जो है, औजार किस चीज के बनाए हैं, यानी कि मनुष्य जो है इस टाइम में अपना जो इंस्ट्रूमेंट बनाया वो किस किस चीज का है। पत्थर तो मेन रूप से था ही। इससे पहले जब पैलियोलिथिक में पढ़े थे तो वहाँ स्टोन का, बोन का और एंटीलर का मिलता। मेसोलिथिक में क्या कहा, यहाँ मैं एक कंपैरिजन चार्ट बना दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में रहे, और एक फॉर्मेट है टॉपिक पढ़ने का कि आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जैसे कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, ये तीनों है। पैलियो में जो मनुष्य ने इस्तेमाल किया है स्टोन, इसका इस्तेमाल किया मनुष्य ने, बोन इसका इस्तेमाल किया, और एंटीलर, एंटीलर जो है मनुष्य ने इस्तेमाल किया है। इसमें क्या किया, मनुष्य स्टोन का इस्तेमाल किया, स्टोन के बाद बोन का इस्तेमाल किया, बोन के बाद एंटीलर, एंटीलर का इस्तेमाल किया। का हड्डी है ना एंटलर। हाँ बोलिए। एंटलर का मतलब सर यहाँ पे जानवर, एंटलर जानवर जो पशु के सिंग का इस्तेमाल हो। एंटीलर माना पशु के सिंग को मार दिया है, पशु को मारने में। एंटीलर का मीनिंग समझिएगा, पशु सिंग में लिख देता हूँ। पशु का सिंग होता है ना, बड़ा नुकीला होता है, उसको एंटीलर बोला गया। अब देखिए स्टोन, बोन, एंटीलर, और यहाँ फॉसिल वुड यूज में आ गया है, फॉसिल वुड, ठीक है ये। और न्यूलिथिक में क्या है, मिट्टी भी यूज में किया है मारने के लिए, जैसे कि स्टोन का इस्तेमाल, स्टोन के बाद बोन का इस्तेमाल, बोन के बाद एंटीलर, एंटीलर, एंटीलर के इस्तेमाल, फॉसिल वुड का इस्तेमाल, फॉसिल वुड, फॉसिल जो है वुड का इस्तेमाल, ठीक है, और मिट्टी के सामान, यही से शुरू हुआ है।
मिट्टी के समान बनने लगे, यहीं से मिट्टी के समान बनाने लगे। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी आ जाएगा। तो ये स्टोन बोन एल्टिलर तो यूज हो ही रहा था। फोसिल वुड देखिए चेंज हो गया कैसे कैसे, और ये मिट्टी के समान बनाने लगे, इससे भी अपना इंस्ट्रूमेंट वो बनाता था। तो ये चीजें आपको यहाँ पे माइंड में एकदम रखना है। अब ये जो है आपको, ये जो स्टोन हम बात कर रहे थे, तो यहाँ क्या चीज जानकारी बढ़ गया लोगों का स्टोन के मामले में। स्टोन के मामले में जितना पहले से पत्थर है, क्वार्जाइट, कैल्सिडोनी, सैंडस्टोन, पेबल, फ्लिंट, एगेट, वो पत्थर है न्यूलिथिक का। मैंने पेलियो का मेसो में आ जाइएगा तो ये सारे पत्थर प्लस बेसाल्ट, जेसमर, क्रिस्टल, कार्नेलियन पत्थर ऐड हुआ। और न्यूलिथिक में जाकर के जो है पहले के सारे पत्थर चलते रहे। बस यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है, उसको बोला गया है, जैसे घिसने की टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप हो गया है, उसको बोला घस के चमकाने की टेक्नोलॉजी आ गई है यहाँ न्यूलिथिक में। हड़प्पा यहाँ पे आगे आइएगा मौर्य का, मौर्य को पत्थर को चमकाने की कला जो है बहुत यूनिक है। तो यहाँ पे स्टाइल शुरू हो गया है टेक्नोलॉजी के मामले में। जो पत्थर थे ना, उस पत्थर को क्या किया है, चमकाने की कला, घस करके घिस दिया, घिस के चमका दिया, चमका के पॉलिशदार बना दिया उसको। ये नियोलिथिक से आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक फेज देखिए कैसे चेंज हुआ। पत्थर के मामले में क्या टेक्नोलॉजी में चेंज आया, प्रस्तर मामले या पत्थर के मामले में, स्टोन के मामले में, स्टोन के मामले में स्टोन के मामले में मानव ने क्या परिवर्तन किए। जो पत्थर, इस मामले में मानव ने क्या परिवर्तन किया था, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आइएगा पैलियोलिथिक में, पैलियो, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, पैलियो, मेसोनियो। पैलियो में जो पत्थर थे यहाँ पे आपको बताए थे कैल्सिडोनी पत्थर, सैंडस्टोन, कैल्सिडोनी, सैंडस्टोन, पेबुल पत्थर का नाम लिए थे, फ्लिंट पत्थर का नाम लिए, फ्लिंट, चर्ट, कैल्सिडोनी, सैंडस्टोन, पेबुल, फ्लिंट, चर्ट, एगेट, क्वार्टजाइट, ऐसे सारे पत्थर थे। क्वार्टजाइट, ठीक है, अगेट, ये सारे पत्थर कहाँ पहले थे, कैल्सिडोनी, सैंडस्टोन, पेबुल, फ्लिंट, चर्ट, अगेट, क्वार्टजाइट, ये सारे पत्थर, क्वार्टजाइट, अगेट, ये पत्थर पैलियोलिथिक मैंने बोला था कि ये सारे पत्थर है, स्टोन है, यहाँ इस्तेमाल किए जाते थे। अब यहाँ पे क्या है, मेसो में ये सारे हैं, पैलियो के सारे हैं, पैलियोलिथिक के सारे। आप प्लस कर दीजिए जेसमर पत्थर, जेसमर, पैलियो के सारे प्लस जेसमर प्लस बेसाल्ट, आप प्लस क्रिस्टल, प्लस कार्नेलियन। पैलियो वाला जितना पत्थर देखो सब के सब, प्लस जेसमर पत्थर नया इसमें यूज हुआ, बेसाल्ट, क्रिस्टल, और प्लस जो है कार्नेलियन जो पत्थर है, कार्नेलियन। इतने पत्थर यहाँ इस्तेमाल किए गए हैं। और जब न्यूलिथिक में आइएगा तो यहाँ पत्थर को, न्यूलिथिक में क्या किया, यहाँ जो चेंजिंग आया, पत्थर को घिस कर चमकाने की कला डेवलप किया गया। पत्थर को घिस कर
चमकाने की कला विकसित, पत्थर को घिसकर चमकाने की कला विकसित। यहाँ पत्थर को क्या क्या घिस करके चमकाने की कला जो है विकसित की गई है। चमकदार पॉलिशदार पत्थर बनाए गए, यानी कि ब्रैकेट में लिख सकते हैं यहाँ पे चमकदार पॉलिशदार पत्थर बनाए गए। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, चमकदार पॉलिशदार पत्थर बनाए गए थे यहाँ पे। तो ये हो गया न्यूलिथिक काल, पैलियो मेसो नियो। अब इसके बाद इस समय की जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को देखिएगा। जो पत्थर को बनाने की टेक्नोलॉजी थी, सब में एक एक टेक्नोलॉजी थी। पैलियो का टेक्नोलॉजी, मेसो का टेक्नोलॉजी, वहाँ बोल्डर टेक्नोलॉजी था। फ्री फ्लैकिंग टेक्नोलॉजी बोल्डर टेक्नोलॉजी था। बोल्डर टेक्नोलॉजी पैलियोलिथिक में था। और मेसोलिथिक में जो टेक्नोलॉजी था प्रेशर एंड ब्लोटिंग टेक्नोलॉजी बोले होंगे। और जो न्यूलिथिक में आइएगा तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है, इस टेक्नोलॉजी का नाम यहाँ पे रखा है ये लोग पैकिंग, जेपिंग, ग्राइंडिंग पॉलिसी। तो कहने का मतलब है कि पैलियोलिथिक में बोल्डर टेक्नोलॉजी, ठीक है, मेसोलिथिक में जब आ जाएंगे तो प्रेशर एंड ब्लोटिंग टेक्नोलॉजी, और न्यूलिथिक में जब आएंगे तो पुरानी सारे टेक्नोलॉजी है इनके पास नॉलेज में। और पैकिंग, चिकिंग, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, ये सब एकदम मैनेजिंग करेगा ये। यानी मैं आपको बता दूं कंपैरिजन करके, तो कंपैरेटिवली नॉलेज हिस्ट्री बहुत जरूरी है। तो यानी कि हेडलाइन इसका ये लिखिएगा, उपकरण औजार से संबंधित तकनीकी। उपकरण औजार से संबंधित तकनीक। जो इंस्ट्रूमेंट बनाते थे ना, उसके संबंधित रिलेटेड टेक्नोलॉजी का क्या नाम है? तो देखिए पैलियो, मेसो, नियो, तीनों लिख लीजिएगा। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक। जो पैलियो, मेसो, नियो है, पैलियो में जाइएगा कि यहाँ पे बोल्डर टेक्नोलॉजी है। बोल्डर बोलते हैं, BOULDR, बोल्डर टेक्नोलॉजी, बोल्डर टेक्निक भी लिख सकते हैं। दूसरा टेक्नोलॉजी जिसमें और भी टेक्नोलॉजी डेवलप किया था, फ्री फ्लैकिंग टेक्नोलॉजी। फ्री फ्लैकिंग टेक्नोलॉजी, TCH टेकलिंक, TCHNOLOG। बोल्डर टेक्नोलॉजी, फ्री फ्लैकिंग टेक्नोलॉजी, चॉपर चॉपिंग पेबल टेक्नोलॉजी, चॉपर CHOPPR, चॉपर चॉपिंग पेबल टेक्निक, ठीक है, TCH टेक्निक, TCHNIQUE। चॉपर चॉपिंग पेबल टेक्निक, ये टेक्नोलॉजी हो गया। ब्लॉक अनब्लॉक टेक्नोलॉजी, ब्लॉक एंड ब्लॉक टेक्नोलॉजी, और एक बाइपोलर टेक्नोलॉजी। बाइपोलर टेक्निक, ये पैलियोलिथिक से संबंधित जो टेक्नोलॉजी था। और ये जो आइएगा मेसोलिथिक, तो पैलियो के सारे थे,
यानी पैलियोलिथिक क्या आपको हो गया, बोल्डर, फ्री फ्लैकिंग, चॉपर चॉपिंग, स्टेप ऑन फ्लैकिंग, ब्लॉक ऑन ब्लॉक, बाइपोलर टेक्नोलॉजी। जब आप मेसोलिथिक आएंगे तो प्रेशर एंड ब्लॉटिंग टेक्नोलॉजी आ जाएगा, यानी कि इसमें जो है प्रेशर फ्लोटिंग टेक्नोलॉजी, प्रेशर फ्लोटिंग टेक्नोलॉजी आ जाएगा मेसोलिथिक में। और जब न्यूलिथिक में आइएगा तो इस टेक्नोलॉजी का नाम है पैकिंग, चिपिंग, चिपिंग, पैकिंग, चिपिंग, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग। देखिए पैकिंग का मतलब किस चीज को, गढ़ना, गढ़ना, पहले गढ़ा जाता था। चिपिंग का मतलब छिला जाता था, छिलना, छिलना। और ग्राइंडिंग का मतलब होता था घिसना, उसको घिसा जाता था। और पॉलिशिंग का मतलब होता था चमकाना, उसको चमकाया जाता था। कहने का मतलब उपकरण औजार से संबंधित जो तकनीक है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक में बोल्डर टेक्नोलॉजी, फ्री फ्लैकिंग टेक्नोलॉजी, चॉपर चॉपिंग टेक्नोलॉजी, उसके बाद ब्लॉक ऑन ब्लॉक टेक्नोलॉजी, बाइपोलर टेक्नोलॉजी, ये हो गया। जब हम मेसोलिथिक में आए थे, प्रेशर फ्लोटिंग टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे पहले वाले सारे पैलियोलिथिक के टोटल प्लस प्रेशर फ्लोटिंग टेक्नोलॉजी, ये हो गया। और इसके बाद जब आइएगा नियोलिथिक से संबंधित, तो यहाँ पे पैकिंग, चिपिंग, ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग, ये टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया जाता था। पहले वाले जो थे वो तो नॉन थे ही। अब पैलियो मेसो के जो टेक्नोलॉजी थे वो नियोलिथिक में यूज हो रहे थे, प्लस ये आ गया एक्स्ट्रा। तो जब आप ये नॉलेज के साथ पढ़ते हैं तो फिर आपके कोई भी सवाल दुनिया के कुछ भी आ जाएगा तो आपको बनेगा, और ये गारंटी के साथ बनेगा। लेकिन थोड़ा समय तो लगता है, अब इतना पढ़ेगा कोई भी तो समय तो देना पड़ेगा, एक दिन का गेम नहीं होगा ना, इसीलिए थोड़ा समय है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम। अब देखिए, अब आप इसको मैं इसलिए बनवा रहा हूं इस तरह से कि आप सब में कोरिलेट करते हुए इतिहास को पढ़ेंगे। इसलिए इतिहास का जो डेफिनेशन है कि कंपेरेटिव स्टडी, पिछले वाला को लिंक करके दूसरा दूसरा तीसरा, इससे एक समझ अच्छी खासी हो जाती है। आप कंपैरिजन भी कर ले रहे हैं, पिछले में क्या स्थिति थी, आगे में क्या स्थिति हुआ, इससे जो आपका कॉन्सेप्ट लेवल है बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि कंपैरिजन करने आ गए ना इतिहास को, और कंपेरेटिवली जो इतिहास होता है ना वो एक अलग ही अंदाज में, उसकी बात ही अलग होती है, उसका पढ़ने का तरीका अलग, उसकी समझ एक अलग। अब देखिए जो पैलियोलिथिक नियोलिथिक दौर है, नियोलिथिक में जो है टूल्स टाइप में भी कुछ चेंज आए हैं। नियोलिथिक टेक्नोलॉजी के नियोलिथिक फेज में टूल्स टेक्नोलॉजी में, टूल्स टेक्नोलॉजी में भी भारी परिवर्तन हुए हैं। नियोलिथिक जो फेज है, यहाँ टूल्स टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, भारी परिवर्तन हुआ है। अब आप कंपैरिजन करके जानिए कि पैलियो में क्या था, मेसो में क्या था और न्यू में क्या था। अब इससे क्या होगा, एक समझ अच्छी हो जाएगी। पैलियोलिथिक में देख लेते हैं, मेसोलिथिक में देख लेते हैं और न्यूलिथिक में देख लेते हैं। सारे काल में देख लीजिए, यहाँ जो आपके टूल्स टेक्नोलॉजी थे इस समय में, वो एक हैंड एक्स था, यहाँ पे हैंड एक्स बनाए जाते थे, यहाँ पे क्लेवर बनाए जाते थे, ठीक है, यहाँ पे चॉपर बनाए जाते थे, चॉपर जो है यहाँ बनाए जाते थे, यहाँ पे डिस्क्वार्ड कोर्स नाम से जो है इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते थे। तो हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर, उसके बाद देखिए
डिस्कॉर्ड जो है कोर्स नाम से बनाए जाते थे, डिस्कॉर्ड कोर्स इस नाम से बनाए जाते थे, ठीक है। इसके बाद फ्लैग टूल्स बनाए जाते थे, फ्लैग टूल्स। उसके बाद स्क्रैपर बनाए जाते थे, स्क्रैपर के बाद जो है ब्यूरिन बनाए जाते थे, ब्यूरिन के बाद चीजल बनाए जाते थे। ये सब जो है यहाँ पे बनते थे पैलेलिथिक में, ये इंस्ट्रूमेंट हैं। और जो मेसो में आ जाइएगा तो यहाँ बहुत छोटे छोटे जो है इंस्ट्रूमेंट बन गए थे, सेंटीमीटर में आ गए थे, प्रेशर फ्लोटिंग टेक्निक इस्तेमाल किए गए थे। और ये फेज में आपको जो बनाए गए थे बहुत प्रेशर करके यूज करके, जैसे कि त्रिभुजाकार, उसके बाद जो है सो आपको चंद्रिकाकार, पॉइंट आकार के औजार यहाँ बनने लगे थे। यानी कि यहाँ के जो औजार बनने लगे थे पॉइंट में औजार आ गए थे, ठीक है। यानी कि इस टाइम में क्या हुआ, पॉइंट में औजार, पॉइंट में औजार बनने लगे, पॉइंट में औजार बनने लगे, और सेंटीमीटर में औजार बनने लगे, सीएम में, सीएम में जानते हैं 5 से लेकर 8 सेंटीमीटर के औजार बनने लगे। अब सोचिए 5 से 8 सेंटीमीटर के औजार बनने लगे, कितना छोटा छोटा औजार बनने लगा, 5 से 8 सेंटीमीटर। तो पॉइंट में औजार बनने लगे 5 से 8 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट टाइप औजार, और ये औजार के स्ट्रक्चर बनाए गए थे वो त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, ये अर्धचंद्राकार, चांद में अर्धचंद्राकार जो है आकार के बनाए जाने लगे, ब्लेड टाइप के, पॉइंट टाइप के, पॉइंट आकार के, ब्लेड टाइप के, ये टाइप औजार में चेंज आया। पहले वाला औजार जो था वो यूज हो रहा था, बस यहाँ नए तरीके से औजार आ गए। और जब न्यूलिथिक में आ जाइएगा तो यहाँ पे जो चेंजिंग हुआ है न्यूलिथिक में आके, यहाँ पे जब आ जाइएगा तो यहाँ पत्थर की बनी हुई खुरपी, पत्थर की बनी हुई खुरपी, इसे लोग घास वगैरह छीलता है तो ये खुरपी जो है यहाँ बनने हैं। उसके बाद कुदाल जो है यहाँ पत्थर के बनाए जा रहे हैं, कुदाल ये बन रहा है यहाँ पे। उसके बाद जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे सुआ वगैरह बनता है, सुआ, गोरा सीने वाला सुआ जिसको बोलते हैं AWL, ऐसे कुछ बनता है सुआ, ठीक है। उसके बाद जो है ऐसे बहुत सब चीज बनाया जा रहा है, भाला यहाँ पे बन रहा है, निडल भाला को बोलते हैं बनाया सर जाता है। सुई को, निडल बोलते हैं सर सुई को, AWL बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद भाला वगैरह बनाए जा रहे हैं। उसके बाद जो है हथौड़ा बनता है, हैमर बोलते हैं इसको। ये सब पत्थर के बन रहे हैं सारे, याद रखिएगा, ये सब स्टोन के हैं। अब इसमें लोहा का मत सुआ ले आइएगा, सुआ का लोहा का बन रहा है, खुदा लोहा का नहीं, ये सब पत्थर वाला है, ठीक है। एकदम दिमाग में होना चाहिए पत्थर का है ये। गदा वगैरह भी बन रहा है यहाँ पे, गदा भी बनाए जा रहे हैं, गदा। तो कहने का मतलब है कि आप ये सारे जो है इसके इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बनने लगे हैं, और जो भी बनाए गए हैं सबके सब पत्थर के बनाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम अगले फीचर्स पे चलते हैं कि न्यूलिथिक जो फेज है, क्या यहाँ पे पशुपालन की शुरुआत हुई? तो पशुपालन की शुरुआत मैंने बताया था मेसोलिथिक से हुआ, लेकिन वो अस्थाई वाला नहीं था, वो अस्थाई था। यहाँ पे पशुपालन की शुरुआत हो जाएगी और वो अस्थाई टाइप का हो जाएगा। तो न्यूलिथिक दौर में पशुपालन की शुरुआत होगी और अस्थाई दौर वाला होगा, ठीक है ना, अस्थाई वाला हो जाएगा। यानी कि न्यूलिथिक दौर में पशुपालन की शुरुआत
न्यूलिथिक दौर में पशुपालन की शुरुआत अस्थायी तौर पर हो गए। परमानेंटली जब देखिएगा तो आपको न्यूलिथिक दौर से पशुपालन की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है ना। और ये जो शुरुआत होगी ये इसलिए होगी कि आर्थिक उपयोगिता मनुष्य ने ध्यान में रख करके इसके सबसे बेहतर प्रमाण महागढ़ा है उत्तर प्रदेश, तो वहां पे देखने को मिलता है महागढ़ा से इसके प्रमाण मिलते हैं। महागढ़ा यूपी, यहाँ से पता लगता है कि ये लोग मवेशी का जो है एक विशाल बाड़ा बना के रखा था, उसमें मवेशी को रखा जाता था, उसमें दरवाजे वगैरह बने हुए थे और स्तंभ के गर्त बने हुए थे, पोर्ट होल्स बनाए हुए थे, 28 पोर्ट होल्स बनाए हुए थे। इसके अलावा कर्नाटक से मिला है, तमिलनाडु से मिला है, आंध्र प्रदेश से मिला है। जितने सारे साइट्स मैंने लिखवाए हैं ना नियोलिथिक से संबंधित, उसमें से कई जगह से मिले हैं, ठीक है। देखिए आप जाइएगा तो आपको तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कई जगह से मिले हैं, ठीक है ना। जैसे कि कुप्पगल आगे लिखेंगे आपको बता देंगे, तक्कलकोट, संगनकल्लू, पेयमपल्ली, उतनूर, ऐसे कई जगह हैं जहां से क्या हुए हैं कि पशुपालन की शुरुआत जो हुए हैं स्थायी तौर पे, ये आपको दिखेगा। और फर्टिलाइजर की जहां तक बात है तो नेचुरल फर्टिलाइजर का ये लोग इस्तेमाल करते थे, नेचुरल। ऐसा नहीं कि आज की तरफ फर्टिलाइजर बना हुआ था, यूरिया डाल रहे हैं, ये सब नहीं था उस समय में ना। तो ये क्या किए थे, जो गोबर होता था उसी को खेत में डाल देते। इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे पशु जो है लोग पाले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कुत्ता को पालेंगे, सबसे पहला मनुष्य का जो पालतू पशु है वो कुत्ता ही, मनुष्य ने उसको बनाया, कुत्ता को ही बनाया है। तो कुत्ता है, भेड़ है, बकरी है, बकरा है, गाय है, बैल है, ये सब भैंस, सूअर, सब ये सबको मनुष्य ने पाला है। और पशुपालन जो है यहाँ पे उभर गया है, ये एकदम क्लियर है। आपको बोला जाएगा दो तरह से सवाल कि पशुपालन की शुरुआत कहाँ से हुई है, अस्थाई या अस्थाई। तो अस्थाई तौर लगा हुआ रहेगा, अस्थाई तो समझ जाइएगा मेसोलिथिक आपसे आंसर चाह रहा है। और पशुपालन की शुरुआत और वो अस्थाई तौर पे अगर देखा है जाए, ऑप्शन दे रहा है, तो वो मान के चलेगा न्यूलिथिक में आपसे आंसर मांग रहा है। तो क्वेश्चन वही है, बस वर्ड का डिफरेंस होगा, इसलिए वर्ड गौर करना है। एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठते हैं तो शब्द का गेम है, शब्द को जरूर समझिए और काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है अगर आप देखेंगे तो मनुष्य ने जो है, मनुष्य में अगर देखिएगा तो नील नदी घाटी में कहा जाता है सबसे पहले गेहूं जौ और के बारे में पता लगा था नील नदी घाटी क्षेत्र में। वहां पे मनुष्य ने 10,000 BC के आसपास जो है गेहूं और जौ के बारे में पता लगा लिया था। और वेस्ट एशिया जब जाइएगा तो यहाँ पे 8500 BC में गेहूं और जौ के बारे में लोगों को पता लगा। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 6000 BC के आसपास गेहूं, जौ, मूंग, मसूर, मटर, इसके बारे में लोगों को जानकारी मिली। और इंडियन कॉन्टिनेंट में आइएगा धान के बारे में तो 5500 BC में कोल्डिवा में जो है, यूपी के कोल्डिवा में धान के बारे में पता लगा था सबसे पहले। धान के बारे में पता इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ही लगता है, कोल्डिवा यूपी से। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो दक्षिण भारत में जाएगा तो रागी कुल्थी का प्रमाण जो है मिलता है 2500 से लेकर 1500 BC के आसपास मिलता है। तब माइंड में एक बात को फिक्स कीजिएगा कि गेहूं और जौ को इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर जाके पूछेगा सबसे पहले कहां से प्रमाण मिला है, तो गेहूं और जौ का इंडिया के बाहर यानी उत्तरी अफ्रीका में सबसे पहले पता लगा है, 10,000 BC में लगा है। तो मिस्र के एरिया में लगा है, इजिप्ट के एरिया में, वहां पे कुबानिया जगह था, वहां पे एस्मा जगह था वहां पे। लेकिन जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बोलेगा गेहूं जौ के बारे में तब मेहरगढ़ आंसर देना पड़ेगा आपको, 6000 BC के आसपास। थोड़ा एक्सटेंड डेट होता था, 8000 भी लेके जाते हैं लोग बैक थोड़ा करके, लेकिन 6000 BC के आसपास जो है मेहरगढ़ में गेहूं जौ के बारे में पता लगा है, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान के एरिया में पड़ता है।
तो ये सवाल है, और सवाल पूछता है तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट डाल के पूछता है, तो अफ्रीकन से क्या लेना देना है। बट आपको जानकारी के लिए मैंने बताया है कि कृषि के बारे में, जैसे कि किस तरह से कहाँ जाएगा आंसर। हाँ, रागी कुल्थी क्लियर है, साउथ इंडिया से पता लगा है, दक्षिण भारत से। तो आपको साउथ इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दक्षिण भारत से इसका पता लगा। कर्नाटक के बरमगिरी क्षेत्र में, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, यहाँ से पता लगता है। और धान के बारे में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कोलडीवा से, यूपी से पता लगता है। ये 2-3 फैक्ट्स को माइंड में आप रख सकते हैं। अब मैं इसको वो कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। अब आप देख लीजिए, ऐसे करके समझ लीजिए इसको। जैसे कि आप लिख लीजिए, थोड़ा सा जानकारी के लिए क्लियर रहेगा, आगे चल के कोई दिक्कत ना हो आपको। इसके हेडलाइंस आप इस तरह से बना सकते हैं, कृषि से संबंधित जानकारी जो है, न्योलिथिक काल और कृषि से संबंधित जानकारी। न्योलिथिक फेज, क्योंकि कृषि की शुरुआत तो अस्थायी तौर पे हो गया, पशुपालन कृषि की हो गई, तो न्योलिथिक फेज कृषि से संबंधित, कृषि से संबंधित जानकारी। कृषि से संबंधित जो जानकारी है वो ये है कि आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट से मतलब रखना है, जैसे कि भारतीय उपमहाद्वीप से, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में आइएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में जाइएगा तो इसमें क्या है कि गेहूं और जौ, मूंग, मसूर, जैसे कि गेहूं, जौ, मूंग, मसूर, मटर, गेहूं, जौ, ठीक है, मूंग, मसूर, मटर, ये जो है इसका जो उत्पादन हो रहा है ये 6000 BC से, 6000 BC से, और मेहरगढ़ है पाकिस्तान में, ठीक है, यहाँ से लग रहा है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, मेहरगढ़ से भारतीय उपमहाद्वीप में गेहूं, जौ, मूंग, मसूर, मटर, इसके जो तिथि है 6000 BC है, और मेहरगढ़ पाकिस्तान से इसका पता लगता है, जो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद धान के बारे में अगर देखें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में धान, तो देखिए ये तो हो गया आपको गेहूं, जौ, मूंग, मसूर, मटर, 6000 BC, मेहरगढ़, ये साइट याद रखना है। अब अगर धान के हिसाब से देखिएगा, ये जो धान है ये 5500 BC में, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ही पता लगता है, ये कोल्डीवा यूपी से। और ये जो फेज है ये सारे नियोलिथिक के फेज है, कोल्डीवा, कोल्डीवा लिखिएगा ऐसे करके है, कोल्ड, ठीक है, कोल्डी हवा ऐसे करके, कोल्डीवा, ये यूपी में ये प्लेसेस हैं। 5500 BC में धान के बारे में यहाँ से पता लगता है। उसके बाद आप रागी और कुल्थी के बारे में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जाइएगा, रागी, कुल्थी, ये सब मोटे अनाज होते हैं, गरीबों का अनाज है ये, रागी, कुल्थी। ये जो है आपको 2500 BC में, 2500 BC, 2500 BC में क्या है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक के क्षेत्र से, नागार्जुन कोंडा से, यहाँ से ब्रह्मगिरी, ठीक है, कर्नाटक में, प्लस नागार्जुन जो कोंडा है आंध्र प्रदेश में, यहाँ से जो है आपको मिला है परमाणु। तो इस तरह से आप ये कुछ फैक्ट्स कृषि से संबंधित जो है माइंड में रख लेंगे, तो क्वेश्चन जब आएगा तो आप आराम से बता सकते हैं। और कृषि जब भी होगा तो वर्षा जल आधारित ही है यहाँ पे। और इस टाइम में मनुष्य ने अपने घर बनाने शुरू कर दिए हैं, कृषि चूंकि बस्ती बन रहा है, तो पहला कृषि बस्ती जो है
मेहरगढ़ से ही मिला है। तो नियोलिथिक काल में आकर मनुष्य ने कृषि जो है शुरुआत किए हैं, पशुपालन शुरुआत किए हैं और अस्थायी घर बनाए हैं। तो मेहरगढ़ में कृषि चूंकि शुरुआत होता है तो मेन रूप से आप देखेंगे तो मेहरगढ़ जो है आपका सही रहेगा आंसर। तो ये ध्यान में रखिएगा और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। उसके बाद मृदभांड निर्माण भी यहाँ पे शुरू हो चुके हैं, मृदभांड के इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं, तो मृदभांड के निर्माण भी हो गए। मृदभांड निर्माण में ये लोग जो है मनुष्य जो है मिट्टी को सुखा करके मृदभांड बना रहे हैं। जैसे कच्ची मिट्टी है उसको एक शेप दे दिए और शेप देने के बाद उसको पका करके मृदभांड निर्माण करता है, उसको रंग भी करने आ गया। इसको रंगाई पोताई का काम भी नवपाषाण काल में लोग अच्छे से जान गए। चाक से जो मृदभांड है वो कम ही बन रहे हैं, हाथ से ज्यादा बना रहे हैं। तो मृदभांड निर्माण भी इस टाइम में आ गया है। नियोलिथिक की विशेषता है कि मृदभांड निर्माण है, चाक के बजाय हाथ से ज्यादा बन रहा है और उस पर रंगाई पोताई का भी काम इसको पता चल गया। और इस टाइम में समाधान जो पैटर्न है वही 3-4 प्रकार से समाधान पैटर्न है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कोई भी है जब मरता है तो मरने के बाद अगर उससे क्लोज रिलेशन है तो मरे हुए व्यक्ति के साथ उन क्लोज चीज जो कि जैसे पशु से क्लोज है या कोई सामान यूज कर रहा है रेगुलर रूप से, तो वो सामान के साथ उसको दफना दिया जाता था, उसके शरीर के पास रख दिया जाता था। ठीक है, एक तो ये है। उसके बाद जो है मृत व्यक्ति को बस्ती से दूर ले जाके जंगल में दफना दिया जाता था ताकि पशु पक्षी खा करके नष्ट कर दे उसके शरीर को अंग भंग करके। तो ये भी है। और एक वो व्यक्ति जिसे मर गया, हड्डी को चून लिया और चून के घड़ा में रख दिया और घड़ा में रखने के बाद जो है उसको ढक दिया जाता था। तो इस तरह से भी पद्धति यहाँ पे थी, सबको दफनाने की पद्धति। और उसके बाद जो है न्योलिथिक काल में जब आइएगा तो मरनेतर आफ्टर डेथ पर लोगों को यकीन था, लाइफ आफ्टर डेथ, मरने के बाद जो जीवन थे इसके बारे में इन्हें पता था, इसलिए मरे हुए व्यक्ति के साथ जो उनकी मूल चीजें थी वो साथ में डाल दी जाती थी। तो लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में यहाँ पता लगता है। न्यूलिथिक फेज में अभाव है, अभी तो बहुत सारा चीज लोग जान नहीं रहा है। जैसे धातु के बारे में नॉलेज नहीं है मनुष्य को, अस्थाई बस्ती नहीं बसाया मनुष्य ने, घर नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आपको यहाँ पे अभाव ही अभाव है, कनेक्टिविटी नहीं है, कल्चर का विकास नहीं हुआ अभी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फॉर्मेट आपके आते हैं न्योलिथिक से संबंधित, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स। तो बहुत सारे साइट्स है, हम सोच रहे कि साइट्स को बढ़िया से बताया जाए आपको। जैसे कि मेहरगढ़ है, जब ऑप्शनल में आपको डीपली आएगा क्वेश्चन तो यही सबसे उठाया जाएगा क्वेश्चन। 4-5 क्वेश्चन आपको पैलियो मैथ्स न्यूज से मिला करके रहेगा। जब भी ऑप्शनल के पेपर आएंगे, इस बार ऑप्शनल हुआ एग्जाम, तो आप देख भी पाएंगे। तो जो मेहरगढ़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, ये तो इंपॉर्टेंट है। इस प्लेस को अगर आप देखते हैं तो यहाँ से गेहूं जौ मूंग मसूर मटर का ये सबसे पहले आपको बता दिया गया कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये जगह है। पहले तो ये प्लेस इंपॉर्टेंट होता है, बार बार बोलने की हिस्ट्री में ज्योग्राफिकल जो एंगल है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो प्लेस इंपॉर्टेंट रखा है। उसके बाद यहाँ से जो मिला है गेहूं जौ मूंग मसूर मटर, मूंग मसूर मटर, ये सब के प्रमाण मिले हैं। मसूर मटर के साक्ष्य मिले। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में गेहूं जौ मूंग मसूर मटर के क्या है साक्ष्य मिले हैं। ये मेहरगढ़ है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और खजूर की खेती भी यहाँ से मिले हैं, खजूर भी मिले, खजूर की खेती, खजूर की खेती ये भी होती थी यहाँ से। ठीक है, उसके बाद एक प्लेस है बुर्ज होम, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है बुर्ज होम। सबसे पहले तो कश्मीर क्षेत्र में है ये प्लेस, कश्मीर में प्लेस है। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे क्या है कि
गर्त आवास मिले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कश्मीर से क्या मिला है? गर्त आवास, कश्मीर में है। पीट ड्वेलिंग उसको बोला जाता है, गर्त आवास के यहाँ से प्रमाण मिला है, गर्त आवास, ठीक है। और मनुष्य के साथ क्या हुआ? एक कब्र में पालतू पशु को दफनाया गया है। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मनुष्य के साथ पालतू पशु कुत्ता को दफनाया गया है, यानी एक कुत्ता को जो है क्या किया है? मनुष्य के साथ दफना दिया गया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं, गुप्पकरल, कोल्डिवा, सबके बारे में कल की क्लासेस में बताया जाएगा। चौपानी माडो, महागढ़ा, दमदमा, चिरंड, सेनवार, बहुत प्लेस है। बरुंडी, सबतरू, डेजली हेडिंग, मर्कडोला, ब्रह्मगिरी, लिंगसूर, ठीक है, कुप्पगल, कोडिकल, तक्कीहोल, पिक्कीहोल, संगनकल्लू, ऐसे बहुत सारे प्लेस है। उतनूर, पेयमपल्ली, नागार्जुन कोंडा, सबसे कुछ न कुछ मिले हैं। उतनूर, पलपाय, पेयमपल्ली। और मैं बता दूं, जो ऑप्शनल आगे एग्जामिनेशन देंगे बीपीएससी का, 69 में दें, 68 में दें मेंस के एग्जामिनेशन, तो उसको ये सारे अच्छे से पढ़े होने चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल जो हिस्ट्री रखेंगे तो ये सारे एरिया से क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे, ऑप्शनल में आप बच नहीं पाइएगा। और बहुत डीपली नॉलेज चाहिए, क्योंकि ये जो सोच रहे हैं कि 40% का ही तो रखा गया है ना, तो देख लेंगे, देख नहीं लेंगे, उसको समझना है बहुत अच्छे से। 40% भी कहीं ना कहीं भारी हो जाए, क्योंकि जब आप ऑप्शनल में इस पेपर को क्वालिफाई नहीं करेंगे, जो भी ऑप्शनल पेपर रखेंगे, तो फिर आपके आगे की कॉपी जांच नहीं होगी। ये क्वालिफाइंग नेचर है, बट हार्ड क्वेश्चन आ गया, बहुत डीपेस्ट क्वेश्चन आ गया, डीपली आ गया, तब क्या करिएगा? तो आपको इसीलिए ऑप्शनल को अब अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, हवाई पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। तो इसे बहुत सारे प्लेसेस हैं, अभी अगर प्लेस बताऊं तो 1-1.5 घंटे लग जाएंगे, तो इसलिए आज की क्लास को अब यहीं स्टॉप करेंगे। और कल के जो क्लासेस होंगे, कल नहीं होगी क्लासेस, नेक्स्ट क्लासेस मंडे को होगी, तो उस क्लासेस में आपको इससे रिलेटेड प्लेसेस और हड़प्पन सिविलाइजेशन के किस तरह से बैकग्राउंड एस्टेब्लिशमेंट हुआ है शुरुआती दौर से प्रारंभ से लेकर आगे। तो पहले तो अब नियोलिथिक आप पढ़ लेते, यहाँ से भी चेन मिल जाएगा कि किस तरह से सभ्यताएं स्थापित हुई है। तो एक कल्चर को पढ़ने के बाद दूसरा कल्चर में आते हैं, तो यही फायदा होता है, यहाँ का कनेक्शन समझ में आ गया। अब इसी कनेक्शन को आगे लिंक कर देंगे, इसी बेस पे बस्तियां बस जाएगी। अब मान लीजिए लोगों ने आजीवन बसने की शुरुआत हो गई है, घर बनाने शुरू कर दिए हैं नियोलिथिक में, तो धीरे धीरे जो उनका जीवन है वो आगे चल करके क्या होगा, और सामूहिक प्रवृत्ति बढ़ेंगी, फिर आपस में लोग कनेक्ट होंगे एक दूसरे से, और फिर एक व्यापारिक ट्रेड नेटवर्क एस्टेब्लिश होगा, सामाजिक नेटवर्क एस्टेब्लिशमेंट होगा। तो धीरे धीरे करके सब कुछ कनेक्ट होता है। और इसीलिए पढ़ाई जब भी आप करें तो एक लिंक करके पढ़ें, लिंक करके पढ़ने का जो फायदा है वो अलग होता है। किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, बाकी तो जो है वो तो है ही। इस हिसाब से आप अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। किसी को क्वेश्चन नहीं पूछने, ठीक है। तो आज के सेशंस को आप क्लोज करेंगे, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवीजन कीजिए सब लोग।